तो सीरीज है मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू, जिसमें टॉपिक चल रहा है इरा ऑफ मास नेशनलिज्म फ्रॉम 1919 टू 1947, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। होपफुली आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। एरा कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस करो। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस लेक्चर के रिगार्डिंग। ये सारा कुछ मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया। होपफुली आपने पिछला लेक्चर देखा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान रखें क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का, है ना। और कॉपी कलम लेकर बैठे हो, 3 कॉलम बनाया है। होपफुली आप सारा कुछ फॉलो कर रहे हो प्रॉपर वे, सच दैट अप्रोच डेवलपमेंट हो पाए, जो मेन पर्पज है वो क्लियर हो पाए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू, 4 ऑप्शन है, बताना है। तो याद कीजिए, इसको डेट के बेसिस पे भी कर सकते हो, अगर सबका डेट आपको याद है ना आराम से कर सकते हो। क्विट इंडिया मूवमेंट याद कीजिए कब लॉन्च हुआ था, 8 अगस्त 1942। ठीक है क्या, 8 अगस्त 1942। कैबिनेट मिशन कब आया था, तो ये आया था 1946। कैसे याद किया था, ACWC से। ACWC क्या है, अगस्त ऑफर 1940, फिर क्रिस्प मिशन 1942, फिर वेवेल प्लान 1945, देन कैबिनेट मिशन कब आया था 1946 में, है ना। तो कैबिनेट मिशन कब आया 1946 में, क्रिस्प प्रपोजल मार्च 1942 में। कब, मार्च 1942 में। साइमन कमीशन की बात की जाए तो 1927 में। अच्छा, साइमन कमीशन रिपोर्ट बोला, रिपोर्ट जो है 35 में लागू हुआ था, तो उससे पहले ही आया होगा, है ना। 34 ले लेते हैं, मतलब 1930s में ले लेते हैं, ठीक है। वेवेल प्लान की बात की जाए तो वेवेल प्लान आया था, मैंने आपको समझाया 1945 में। कब, 1945 में। तब बताओ कि क्विट इंडिया मूवमेंट ऑब्वियस है किसके रिस्पांस में होगा, क्रिस्प प्रपोजल के रिस्पांस में होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखा, ये डेट वगैरह याद रखने का यही फायदा है। ओके, नेक्स्ट देखो ध्यान से। मार्च 1942 में, है ना, ड्राफ्ट ग्रांटेड इंडिया डोमिनियन स्टेटस। क्या क्रिस्प कैबिनेट ने क्या किया, डोमिनियन स्टेटस कहा आफ्टर द वॉर। इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला गांधी जी ने। इन्होंने, गांधी जी ने। और फिर इसके रिस्पांस में 7 to 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में मिली और रेटिफाई भी किया क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। ओके, होपफुली इतना आपको ध्यान में रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर दिया सातों प्रोविंसेस 1939 में, ऐसा क्यों। याद कीजिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि बिना कांग्रेस से पूछे, बिना मिनिस्ट्री, कांग्रेस मिनिस्ट्री से पूछे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बना दिया। इससे गुस्सा होकर कांग्रेस ने सारे के सारे प्रोविंसेस में रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये तो ना तो ये है, ना बी है, ना सी है, डी है, मतलब नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारा रीजन जो मैंने आपको बताया वो इसमें नहीं है। अब देखो ध्यान से। इलेक्शन टू प्रोविंशियल असेंबली वेयर हेल्ड इन फरवरी 1937 में 11 प्रोविंसेस में, जिसमें से 7 में कांग्रेस की सरकार बनी और 4 में अदर्स की। ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्री वेयर फॉर्म इन बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस जो कि आज का यूपी है ना, बिहार, और बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और असम में ऑल्सो। ये 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक, अब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन इसलिए किया कि वायसराय लॉर्ड लिन लीग लिन लिथगो, होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, गलत हो जाए तो उसके लिए माफी। एक्शन ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिया टू बी अ बिलीजरेंट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन पीपल, इसलिए रिजाइन कर दिया कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वेर एस्टेब्लिश बाय B.R. अम्बेडकर साहब। तो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया इन 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने नहीं किया था, तो पहला तो नहीं हो सकता। लो आंसर आ गया। दूसरा और तीसरा कौन कौन सा, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बाबा अम्बेडकर साहब ने किया था एस्टेब्लिश, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को भी बाबा अम्बेडकर साहब ने किया था। होपफुली आपको दोनों क्लियर हो गया होगा। दूसरा और तीसरा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1948 बाय मार्क्सिस्ट लीडर जैसे कि केशव राव जेठे और नाना पाटिल एंड अदर्स, thus it was not established by B.R. अम्बेडकर। क्लियर हो गया। अब ये जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी उसको 1942 में एस्टेब्लिश किया था बाबा साहब ने। इट वाज फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी एक्सक्लूसिवली फॉर शेड्यूल कास्ट। बिल्कुल तीसरा भी सही है कि 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर फाउंडेड दी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। आपको क्या ध्यान में रखना है, कब फाउंड किया, किसने फाउंड किया, क्या फाउंड किया, ये तीनों चीज ध्यान में रहेगा क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ कब, 1932 में। याद कीजिए, जब मैकडोनाल्ड ने, रामसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, कम्युनल अवार्ड दे दिया डिप्रेस क्लास को, तो इसके अगेंस्ट में बाबा साहब बैठे किस पे, अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ, है ना, यरवड़ा जेल में।
बी आर अम्बेडकर साहब को मनाने के लिए कि आप ये जो कम्युनल अवार्ड मिल दे रहा है ना मैकडोनल्ड, ये हमें हिंदू को हिंदू से बांटने के लिए कर रहा, तो इसलिए आप इसको एक्सेप्ट मत करो। तो इसके लिए ही महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ कब 1932 में इन येरवडा जेल। होपफुली आपको सारा कुछ एकदम डिटेल में क्लियर। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, लेना देना नहीं था। अगला, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग है डिफरेंट ओपिनियन, बिल्कुल नहीं। राम से मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखो डिटेल में, ब्रिटिश प्रीमियम राम से प्रीमियम प्राइम मिनिस्टर है ना ब्रिटिश का, क्या नाम था, राम से मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड व्हिच प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। Gandhi ji was in Ayurveda jail protesting against the separate electorate. He commenced his fast unto death. A solution was found to be communal problem in form of Pune Pact. क्या हुआ, अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में पुना पैक्ट हुआ, इसको रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, सबको पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ऐसा क्यों, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट कौन से है बताने। पहला, दी कांग्रेस पास्ट अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज्य का मांग यहीं पे हुआ था, तो इसलिए पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व इन दैट सेशन, नहीं, ये तो लखनऊ सेशन 1916 में ही रिजॉल्व हो गया था, तो इसलिए दूसरा तो गलत होगा। दूसरा गलत, तो ऑप्शन बचा कौन सा, या तो ए होगा, या तो सी, या तो डी, ठीक है। तीसरा देखते हैं, अ रिजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी। अब देखो, टू नेशन थ्योरी जो है ना, वो आया था कब, 1940 में। तो भाई ये 1929 में सेशन हो रहा, तो बताओ यहाँ पे थोड़े ना रिजेक्ट कर देंगे, वो बात उठेगी 1940 में, पास्ट में जाके थोड़े ना कर सकते हैं, तो इसलिए तीसरा भी गलत, ओनली पहला सही, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। ये देखो डिटेल में, पहला सही है, क्यों, क्योंकि द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको पूर्ण स्वराज्य बोला गया, बस यहाँ पे ही उठा था, ठीक है, 1929 में, जिसको प्रिसाइड किया था किन्होंने, पंडित नेहरू ने, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मैंने बता दिया, रिजॉल्व हो गया था लखनऊ सेशन 1916 में ही। तीसरा भी गलत है, क्यों, क्योंकि जिन्ना टू नेशन थ्योरी केम अप इन मार्च 1940। एकदम क्लियर, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट की बात किया जाए तो एम्ड एट क्या, चारों में से, कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वार, बिल्कुल गलत। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल, एकदम सही है, कि इम्प्रिजन कर दे रहा था ए पर्टिकुलर लॉ विदाउट एनी ट्रायल, है ना, तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट बी हो जाएगा। सप्रेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट नहीं, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम प्रेस, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन बी जो है वो मेन एम था किसका, रॉलेट एक्ट का। एकदम क्लियर हुआ क्या, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में बेस्ड ऑन सिटीजन कमेटी, आपको मालूम है, रॉलेट एक्ट ऑथोराइज द अथॉरिटीज टू इम्प्रिजन अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 years विदाउट ट्रायल। सोच रहे हो, 2 सालों के लिए बिना ट्रायल के, है ना, उसको क्या किया जाए, इम्प्रिजन कर दिया जाए, ये कह रहा था रॉलेट एक्ट। इट अलाउड द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट विदाउट जूरी या फिर समरी ट्रायल, बोलो हाँ ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू। ध्यान है, नॉट ट्रू पूछ रहा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में 1942 का। इट वाज अ नॉन वायलेंस मूवमेंट, ठीक है, बिल्कुल, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, नॉन वायलेंस ही था, लेकिन थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ, लेकिन उसको अभी रुक जाओ, आगे ऑप्शन देखने दो। इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी, बिल्कुल, लेकिन उनको जेल में डाल दिया था, इसलिए बाकी लीडर्स भी आ गए थे, वो अभी देखेंगे डिटेल में। इट वाज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, एकदम सही है। इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल, नहीं, उसने लेबर क्लास को अट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे नॉट लगा के गलत कर दिया, गलत ही हमें चाहिए, तो ऑप्शन डी हो गया। तो यहाँ पे जो छोटा मोटा वायलेंस हुआ था इसको कंसिडर नहीं किया, पहला मतलब इट वाज ए नॉन वायलेंस मूवमेंट, स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ था, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है, और नॉट ट्रू ही पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखो, इट वाज नॉन वायलेंट लाइक अर्लियर मूवमेंट्स ऑफ गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च कब, 8 अगस्त 1942 को। इन द ईयरली आवर्स ऑफ 9 अगस्त 1942 अ सिंगल स्वीप ऑफ ऑल टॉप लीडर वेयर अरेस्टेड। सोचो, 8 अगस्त को लॉन्च हुआ और 9 अगस्त को सारे के सारे टॉप लीडर को, है ना, इंक्लूडिंग गांधी, है ना, क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। फिर ये मूवमेंट जो है गाइडेड बाय लीडर्स जैसे कि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण थ्रू अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, उसके बारे में आपने बहुत देखा ही होगा, एक मूवी भी आई थी अमेजन प्राइम पे, नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 28, Who was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of the peasants of खेड़ा। याद कीजिए, खेड़ा, क्या मैंने बताया था आपको, केक, है ना, केक में क्या क्या आता है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तो ये खेड़ा की ही बात हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ अ ड्रॉट। ओके, बिल्कुल ठीक है, या फिर इसको क्वेश्चन मार्क करो, अभी नहीं पता, मतलब एकदम श्योर नहीं हो तो इसलिए रुक जाओ। नेक्स्ट, द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट। भाई परमानेंट सेटलमेंट बात है ना 1793 की, है ना, तो इसलिए इस टाइम पे तो प्रपोज तो कर नहीं सकते। कब की बात हो रही, खेड़ा 1926 की बात हो रही, बोलो हाँ ना।
तो इसलिए दूसरा गलत होगा और पहला सही हो सकता है। तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा। देख लेते हैं क्यों, क्योंकि पहले में डाउट है। पहला करेक्ट है, डाउट एकदम क्लियर हो गया। क्या कि गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट इन 1918 एंड अ प्लेग एपिडेमिक द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, ऊपर अगर मैंने 1926 बोल दिया होगा ना तो वो गलत बोला। क्यों, क्योंकि 1918 की बात हो रही है ना, उसी टाइम पे खेड़ा हुआ था। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। फिर अहमदाबाद खेड़ा कब? 1918 में। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर। तो ऊपर जो है थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो उसके लिए माफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी वजह से ही पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। होपफुली आपको क्लियर हो गया। दूसरा गलत है, मैंने बता ही दिया है ना, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। Okay, with reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following were recommended by the Nehru report? जल्दी जल्दी बोलने में क्या होता है ना, कभी कभार मैं और टंग ट्विस्टर होने लगता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, तो उसका आप ध्यान रखा करो। ठीक है, तो पहला यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? करेक्ट। पहला, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, बिल्कुल सही बात है। कब की बात हो रही है? नेहरू रिपोर्ट की बात हो रही है, 1928 की। याद कीजिए, मोतीलाल नेहरू ने इसको रिप्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से नाराज होकर उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कहा लाहौर सेशन में, ये बोला कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और 30 जनवरी 1930 जो है डेट फिक्स किया किसका? पूर्ण स्वराज का। ओके, 26 जनवरी 1930। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत तो आंसर आ गया। तो कौन सा? दूसरा और तीसरा सही है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटी, ये भी कहा था, और प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी था। तो दूसरा और तीसरा सही, पहला गलत। तो देखो, नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय अ कमिटी ऑफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू विद जवाहरलाल नेहरू एक्टिंग एज अ सेक्रेटरी। इट्स रिकमेंडेशन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड किया? इट कॉल्ड फॉर डोमिनियन स्टेटस, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अनलाइक द इवेंचुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसने कंटेन किया अ बिल ऑफ राइट, जिसको फंडामेंटल राइट बोला गया है ना। अगला, इट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी या फिर वेटेड फॉर माइनॉरिटीज। अगला, इट एडवोकेटेड फेडरल स्ट्रक्चर और सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेजिडुअली पावर किसके पास? विद फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एडल्ट फ्रेंचाइजी और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंशियल बाउंड्रीज ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। ये सारी की सारी डिमांड थी किसकी? नेहरू रिपोर्ट की। अब नेक्स्ट है कि आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट सी राजगोपालाचारी इशू अ पैम्पलेट इंटाइटल द वे आउट। ये क्या? द वे आउट क्या था? एक डेड लॉक जो बना हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसको ब्रेक करने के लिए द वे आउट फॉर्मूला दिया सी राजगोपालाचारी ने, जिसको सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो देख लो क्या है चारों में से। तो ये है सोल्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखो, सी राजगोपालाचारी आल्सो नोन एज राजा जी, उनको राजा जी के नाम से भी बुलाते थे, वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी। He issued a pamphlet entitled The Way Out in 1944, in which he proposed a solution to the constitutional deadlock that had arisen due to British government refusal to grant independence to India or Muslim League's demand for a separate state of Pakistan for Muslim of India. ध्यान रहेगा? ओके, ये रहा कुछ और इंपॉर्टेंट। राजा जी प्रपोजल विच केम टू नोन एज द सीआर फॉर्मूला या फिर राजा जी फॉर्मूला वाज एज फॉलो। वो सारा कुछ डिटेल था, किसके लिए था? आपको मेन हेडिंग तो ध्यान रहेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को मिटाने के लिए। चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो ऊपर वाली चीज। आगे बढ़ते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वेयर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विद क्रिस कमीशन। तो वो थे पंडित नेहरू और मौलाना आजाद। तो महात्मा गांधी नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, आचार्य जेपी कृपलानी नहीं थे, पंडित नेहरू और मौलाना आजाद बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद वेयर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर फॉर द क्रिस्प मिशन कब? 11 मार्च 1942 को। चर्चिल अनाउंस्ड दैट अ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ प्लान टू ओवरकम इंडियाज पॉलिटिकल डेडलॉक और सर स्टेफोर्ड क्रिस्प वुड बी सेंट टू इंडिया। तो क्रिस्प मिशन आया है ना, was also a member of the British cabinet और actively supported the Indian national movement. This mission provided for a separate constitution for other provinces of India. Whose hidden goal was to divide India into pieces. उनका hidden goal क्या था? इंडिया को डिवाइड करना into pieces. This proposal was against the principle of national unity of India. इसलिए रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट, Who among the following drafted the fundamental rights resolution for the Karachi session of 1931? याद कीजिए, मैंने कहा लाहौर सेशन और कराची सेशन दोनों जगह कौन प्रेसिडेंट थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
उन्होंने ड्राफ्ट किया फंडामेंटल राइट रिजोल्यूशन। देखो ध्यान से, पंडित नेहरू ड्राफ्टेड द फंडामेंटल राइट्स रिजोल्यूशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब 1931 में। ध्यान रहेगा इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट इन कराची रेजोल्यूशन में क्या क्या थे, ध्यान से पढ़ो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन था, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ और राइट टू वर्क, एजुकेशन और लिविंग वेजेस, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू पार्टिसिपेट इन दी गवर्नमेंट। ये सारे के सारे क्या थे, फंडामेंटल राइट इन कराची रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द साइमन कमीशन रिकमेंडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान रहे, करेक्ट पूछ रहा है साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में। पहला, इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। बिल्कुल सही बात है। अगला, इट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ इंटर प्रोविंशियल काउंसिल अंडर द होम डिपार्टमेंट। नहीं, इट सजेस्टेड द अबॉलिशन ऑफ बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर एट द सेंटर। भी नहीं। इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विसेज विद अ प्रोविजन फॉर इंक्रीज। नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा आ गया। करेक्ट मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सब क्या है, गलत है। देखो, साइमन कमीशन रिकमेंडेड इंक्लूडेड द सजेशन टू एबॉलिश द प्रोविंशियल डायरकी सिस्टम दैट वाज इन प्लेस, और कमीशन रिकमेंडेड रिप्लेसिंग दिस सिस्टम विद रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वेयर द इलेक्टेड मिनिस्ट्री वुड हैव ग्रेटर अथॉरिटी और कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। याद कीजिए मैंने क्या बताया था गांधी जी के बारे में, केक, क्या, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो चंपारण और अहमदाबाद में गांधी जी के जाने के बाद बना अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। किसने स्टेब्लिश किया, महात्मा गांधी जी ने। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखो ध्यान से, 20 फरवरी 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वाज स्टेब्लिश बाय महात्मा गांधी along with Ansuya Sarabhai, who was a pioneer of the women's labor movement in India. Significant facts about Ahmedabad mill strike का क्या है, ध्यान से देखो। दी राइटिशियस है ना स्ट्रगल लिखा किन्होंने, महादेव देसाई साहब ने बुक लिखी अबाउट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कंडक्टेड बाय महात्मा गांधी 1918। ध्यान रहेगा क्या, इस बुक का नाम और किसने लिखा और किसके बारे में लिखा। ठीक, फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की जाए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का, तो अनसुईया बहन पटेल थी with Mahatma Gandhi and Sri Shankar Lal Banker as the advisor. Okay. Next question. With which of one of the following movement is the slogan "Do or Die" करो या मरो associated with? सबको पता है स्वदेशी मूवमेंट नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिल्कुल नहीं, सिविल डिसोबीडिएंट बिल्कुल नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट एक करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी मूवमेंट आपको पता है 1905, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो करो या मरो महात्मा गांधी जी ने स्लोगन दिया था कब, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ध्यान रहेगा आपको। चलो, दिस मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी कब, 9 अगस्त 1942 को एट द बॉम्बे सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ही गेव अ स्लोगन डू और डाई, कॉल टू पीपल ऑफ इंडिया इन फाइनल पुश मेक ब्रिटिश को क्विट करने के लिए। द मूवमेंट वाज आल्सो नोन एज अगस्त क्रांति या फिर मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी ये जाना जाता है। ओके, सम ऑफ द लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, इन सब के बारे में ये सब नाम आप मैं बता देता हूँ और इन्होंने क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन है वो आप पढ़ लेना, डिटेल में मैंने दिया है। ठीक है, सुचिता कृपलानी, बिजू पटनायक और कुशाल कुंवर, ये सारे के सारे क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कब, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे तो चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रह, सेकंड कौन थे, सेकंड थे राजेंद्र प्रसाद, नहीं पंडित नेहरू, बिल्कुल। तो पंडित नेहरू जी जो है सेकंड सत्याग्रही थे, चूजन बाई गांधी जी। देखो ध्यान से, गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ लिमिटेड सत्याग्रह कब, 1940 में, ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस बाय अ फ्यू सिलेक्टेड इंडिविजुअल इन एवरी लोकेलिटी। डिमांड ऑफ सत्याग्रह वुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच टू प्रीच अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन अगेंस्ट द वॉर। अब गांधी जी ने चूज किया विनोबा भावे को एज अ फर्स्ट सत्याग्रही कब, 17 अक्टूबर 1940 को, और जवाहरलाल नेहरू को सेकंड सत्याग्रही। इतना ध्यान रहेगा क्या आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रिस प्रपोजल इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर। क्या क्रिस प्रपोजल ने क्या क्या प्रोविजन इंक्लूड किया, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, बिल्कुल नहीं, कितनी बार पढ़ चुके, डोमिनियन स्टेटस डोमिनियन स्टेटस डोमिनियन स्टेटस, तो पहला तो नहीं हो सकता, तो ये गया सी गया। दूसरा, क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, है ना। कई बार देख लिए, आगे बढ़ जाए क्या, मार्च 1942 में, अभी तक आपको रट गया होगा, कौन, वार एफर्ट, है ना, सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश को वार एफर्ट में, इसलिए क्रिस मिशन को भेजा गया, डोमिनियन स्टेटस दिया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दिया उसने, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात की। बोलो एकदम क्लियर।
ओके, क्रिस्प मिशन देखो पता ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं, कई बार देख चुके हैं। अगर चाहो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो अगर लगता है आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिस्प मिशन टू इंडिया? तो वो कौन था? विंस्टन चर्चिल था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ध्यान रहेगा आपको। ओके देखो, विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन क्रिस्प मिशन अराइव इन इंडिया, कब? ईयर 1942 में। विंस्टन चर्चिल वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1940 से लेकर 45 तक ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और अगेन फ्रॉम 51 से लेकर 55 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग दिस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु वन ऑफ द फॉलोइंग रेज एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन? तो ये आर्मी किसने बनाई थी? एवरीबडी, इनका करेक्ट नाम है सुभाष चंद्र बोस साहब ने बनाई थी फ्री इंडियन लीजन नाम की, है ना, आर्मी। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस रेज एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन। द लीजन was intended to serve as a liberation force for British ruled India and was made up of Indian prisoners of war and expatriates in Europe. Subhash Chandra Bose initiated the formation of this legion as a part of his effort to win India's independence. कैसे? By seeking support from Axis power during World War II. इतना ध्यान में रहेगा। अब देखो फ्री इंडिया लीजन के बारे में कि इंडियन लीजन ऑल्सो नोन एज द फ्री इंडिया लीजन या फिर आजाद हिंद फौज was a military unit raised during World War II. Formation and purpose 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, है ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ओरिजिन कहाँ पे? इट्स ओरिजिनेटेड इन बर्लिन जर्मनी एज अ पार्ट ऑफ बोस एफर्ट टू गेन सपोर्ट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बाय सीकिंग एड फ्रॉम एक्सिस पावर। कंपोजिशन आप पढ़ सकते हो, है ना, रोल, एक्शन और इंगेजमेंट आफ्टर में, बेसिक चीजें हैं, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस मिनिस्ट्री इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइन इन द ईयर 1939। बिल्कुल अभी हमने देखा सेम इसी लेक्चर में। अगला, द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वायसराय टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट द जर्मनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये भी बिल्कुल सही है ना, कि बिना पूछे उनको वार का हिस्सा बना दिया। दैट से इस चीज से खफा होकर कांग्रेस ने सातों के सातों प्रोविंसेस में रिजाइन कर दिया। होपफुली आपको एकदम क्लियर। तो अब ये देख लेते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्री इन ऑल प्रोविंसेस रिजाइन कर दिया 1939 में बिकॉज इंडियन वायसराय डिक्लेयर कर दिया इंडिया को अगेंस्ट जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 2 और कांग्रेस डिसाइडेड नॉट टू सपोर्ट द वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ डिटेल, कब से कब तक चला? 1939 से शुरू हुआ, 45 तक चला, एंड वाज द ब्लडीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। इट स्प्लिट द वर्ल्ड्स नेशन इनटू टू अपोजिंग मिलिट्री अलायंस। सबको पता है, द एलाइज लेड बाय ब्रिटेन और हर एम्पायर और यूनाइटेड स्टेट, द सोवियत यूनियन और फ्रांस यूनाइटेड अगेंस्ट द एक्सिस पावर ऑफ नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली और इंपीरियल जापान। ध्यान रहेगा आपको सारा कुछ कि दो थे, एलाइज थे, उसमें कौन कौन था? ब्रिटेन और उसके एम्पायर कौन? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, है ना, ये सारे एक तरफ, और एक्सिस पावर जैसे कि नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली और जापान दूसरी तरफ। ओके, होपफुली आपको सारा कुछ एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही एवरीवन। होपफुली आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर होने के साथ साथ मजा भी आया होगा और लगा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करोगे चीज़ों को उतना अच्छे से याद होगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। इज दैट क्लियर? तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको लगेगा ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। तो तभी होता है जब आप बार बार रिपीट करते हो चीज़ों को। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, सच दैट आपको मोटिवेटेड रखा जा सके और आप इस कोर्स को अपने मेंस एग्जाम में यूज कर पाओ इस मोटिवेशन के साथ। तो आज का है कि वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। मतलब जो भी आप सोचो कि आप कर सकते हो या फिर आप नहीं कर सकते, दोनों हालातों में, दोनों सिचुएशन में आप बिल्कुल सही हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो भी आप सही हो, आप सोचते हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता तो भी आप सही हो। तो इसलिए क्या सोचो? ऑब्वियस है कि आप कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।